बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th के सब्जेक्ट के लेक्चर्स का आगाज़ किया और उसमें अभी जो है ना फिजिक्स के 9th के फिजिक्स के लेक्चर्स के जो है ना इन प्रोग्रेस है और अभी तक 3 यूनिट के लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड किए जा चुके हैं। इससे पहले इंग्लिश और बायोलॉजी के लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है 9th और 10th दोनों क्लासेस के। तो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है या ऑलरेडी मौजूद है, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को लाजमी शेयर करके बताएं और बारी बरकम फीस से जो आप अदा करते हैं अकेडमी से उनसे छुटकारा हासिल करके अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। यूनिट 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के लेक्चर्स का पार्ट 1 रिकॉर्ड करके अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 2 हम जो है ना आज डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस करेंगे। ये आपका जो है ना टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस का जो है ना लेक्चर्स का पार्ट 2 है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 4। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, आइए देखते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है कि आप एक बॉडी है मेड अप ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें जो है ना बहुत ज़्यादा मुशाहदे से ये बात समझ है कि सेंटर ऑफ मास जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है एक जिसमें बेशुमार पार्टिकल से बनता है, जैसा कि शक्ल 4.20 में दिखाया गया है। ये 4.20 ये वाली है, यानी कि इसमें बहुत से पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इन पार्टिकल्स को अमूदन नीचे अपने मरकज की जानब खींचती है। किसी भी पार्टिकल पर अमल करने वाली ज़मीन की जो कुव्वत होती है, यानी कि जो फोर्स होती है, उसके वजन के मुसावी होती है और किसी जिस्म के पार्टिकल्स पर अमल करने वाली ये फोर्सेस पैरेलल होती हैं। इन तमाम फोर्सेस का रेजल्टेंट एक ऐसी सिंगल फोर्स होती है जो इस जिस्म के वजन के मुसावी होता है। वो पॉइंट जहां पर ये रेजल्टेंट फोर्स अमूदन नीचे ज़मीन के मरकज की जानब अमल करती है, इस जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम जी से ज़ाहिर करते हैं। तो किसी जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां इसका तमाम वजन जो अमूदन नीचे की जानब अमल करता हुआ महसूस होता है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया जाता है, जैसा कि यहाँ पे शक्ल में दिखाया गया है। इक्विलिब्रियम के जो है ना मुश्किल सवाल हल करने के किसी जिस्म के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मकाम का जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि नो द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आप प्रॉब्लम्स इक्विलिब्रियम की हल करनी है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इल्म होना आपके साथ हमने बहुत ज़रूरी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम जो है ना सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बाकायदा शक्ल के जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाया गया है। इसमें जो चीज़ें हैं बाकायदा शक्ल के जिस्म के सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनकी ज्योमेट्री से मालूम किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक यूनिफॉर्म और रॉड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो मुकाम है जहाँ ये इक्विलिब्रियम में होता है। ये पॉइंट इसका वस्ती पॉइंट यानी कि जी कहलाता है, जैसा कि शक्ल 4.21 में दिखाया गया। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये वाला। यहाँ पे आपका जो मरकजी नुक्ता नज़र जिसको आप बोलते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ मिडल ऑफ यूनिफॉर्म रॉड है, इसका ये होता है। तो इसमें नेक्स्ट जो है ना किसी यूनिफॉर्म मुरब्बा या मुश्किल शीट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उनके डायगोनल्स यानी कि बतरों का काटने वाला पॉइंट जी होता है, और जैसा कि शक्ल 4.22 में दिखाया गया है। एक गोल प्लेट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका मरकज होता है, जैसा कि शक्ल 4.22 में दिखाया गया है। इसी तरह एक ठोस या खोखले को लेफ्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका मरकज होता है, जैसा कि शक्ल 4.22 बी में दिखाया गया है। तो वो कौन कौन से होते हैं, ये शक्ल पॉइंट, ये तमाम के तमाम जो शक्ल 4.22 है ये आप इसमें दिखाई गई हैं। और 4.22 बी कौन सा है, ये वाला है। और इसके साथ साथ जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि एक मसलस शीट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके जो मेडियंस यानी कि वस्तुओं का, यानी कि इसका जो ट्रायंगुलर इंटरसेक्शन होता है, मीडियंस जो होता है उसका पॉइंट होता है जहां वो एक दूसरे को काटते हैं, जैसा कि शक्ल 4.22 डी में दिखाया गया। और ये आपकी डी कौन सी है, ये वाली शक्ल आपको यहाँ पे दिखाई गई है। किसी यूनिफॉर्म यानी कि गोल चले रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका मरकज होता है, जैसा कि शक्ल 4.2 ई में दिखाया गया है, ये वाला। और किसी यूनिफॉर्म ठोस या खोखले सिलेंडर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके एक्सेस का दरमियानी पॉइंट होता है, जैसा कि शक्ल 4.22 में दिखाया गया है, IF में दिखाया गया है। तो वो कौन सा है, ये वाला। तो इस तरह इन तमाम की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो एक्चुअल तो वो होती है जो सेंटर में है, लेकिन डिफरेंट एंगल में डिफरेंट होती है। वो तमाम की तमाम अगर इसको हम यूनिफॉर्म रॉड देखें तो इसकी ये वाली है, और बाकी मसलस को देखें आपका एक सर्कल है, गोल है, उसमें मुस्ततील है, और तमाम की तमाम जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इसमें आपको चंद बाकायदा अजसाम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये आपके सामने शो कर रहा है। तो इस तरह इनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इर्रेगुलर शेप्ड
थिन लैमिना यानी कि बाकायदा शक्ल के पतले परत का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है इसमें देखते हैं। ये एक सादा किसी जिस्म का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने का एक आसान तरीका है जिसमें हम प्लम लाइन की मदद से मुमकिन करते हैं। प्लम लाइन एक छोटे से धाती गोले यानी कि पीतल पर मुश्किल होता है जिसे एक डोरी से लटका दिया जाता है और जब प्लम लाइन को आज़ाद लटकाया जाता है तो ये अपने वजन के बायस जो कि अमूदन नीचे की तरफ जाना अमल करता है, अमूदन सिमत में ठहर जाता है जैसा कि शक्ल 4.23 ए में दिखाया गया और वो कौन सी शक्ल है वो आपको नीचे दिखाई गई होगी। यस, तो इसमें आप क्या करते हैं कि इस सूरत में गोले का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लटकाए जाने वाले पॉइंट के बिल्कुल नीचे होगा और ये आपके सामने आपको दिखाया गया है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये आपका प्रिंबल है। इसको लटका के इन तमाम चीज़ों को ज़ाहरा किया गया। एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे एक बाकायदा शक्ल के कार्डबोर्ड का टुकड़ा लें और इसके किनारों को करीब पॉइंट ए बी और सी पर सुराख करें। दीवार में एक गाड़िए गार्ड जो कार्डबोर्ड को किसी एक सुराख से पर इस तरह लटका दीजिए कि कार्डबोर्ड एक गिर्द आज़ाद ना घूम सके। साकन हालत में यानी कि जो आपकी होती है उसमें कार्डबोर्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कील के अमूदन बिल्कुल नीचे होगा। प्लम लाइन की मदद से कील से अमूदन नीचे लाइन खींचे। अब कार्डबोर्ड को बी पर लटकार कर ऊपर वाला अमल दोहराइए। पॉइंट बी से खींची जाने वाली लाइन इस लाइन को पॉइंट जी पर आपको कता करेगी। इस तरह से पॉइंट सी पर किए गए सुराख से भी कार्डबोर्ड को लटका कर अमूदी लाइन खींचे। ये लाइन भी पॉइंट जी से गुजरेगी यानी पॉइंट जी इन तमाम सुराखों ए बी और सी से खींची जाने वाली अमूदी लाइन पर मुश्तमिल है। पास ये मुश्तरक पॉइंट जी कार्डबोर्ड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको इस तरह इन तमाम चीज़ों को ये एक्सपेरिमेंट आपके सामने शो किया गया और इसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट है आपका कपल में क्या होता है कि जब ड्राइवर गाड़ी मोड़ता है तो सेंटर तो इसमें स्टीयरिंग व्हील पर दोनों हाथों से फोर्सेस लगाता है जो नाजुक पैदा जो आपको टॉर्क पैदा करती है और ये टॉर्क स्टीयरिंग व्हील को घुमाता है। ये फोर्सेस जो स्टीयरिंग व्हील पर मुखालिफ सिमत में अमल करती हैं मकदार में मुसावी लेकिन सिमत में मुखालिफ होती है जैसा कि शक्ल 4.24 में ये दोनों फोर्सेस जो है ना कपल में मालूम होती हैं। तो इसका क्या होता है, तो ऐसी लाइन अनलाइक पैरेलल फोर्सेस जो मकदार में मुसावी लेकिन एक लाइन में ना हो कपल पैदा करती है। इसको हम कपल का नाम भी देते हैं। एक डबल आर्म जो स्पिनर है नट को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दो मुसावी फोर्सेस जिनमें ये हर एक मकदार की एफ को फोर्स जो एफ है और स्पिनर के ए और बी सिरों पर मुखालिफ सीमत में अमल कर रही है जैसा कि शक्ल 4.25 में दिखाया गया है ये वाली और इसमें ये फोर्सेस कपल पैदा करती है जो स्पिनर को पॉइंट ओ के गिर्द घुमाती है। कपल की दोनों फोर्सेस से पैदा होने वाली जो टॉर्क एक ही सिमत में होती है बस कपल से पैदा होने वाला कुल टॉर्क क्या होगा आइए देखते हैं। टोटल टॉर्क आपका एफ फोर्स जो इज इक्वल टू ओ ए प्लस एफ जो हो तो ये आपके सामने 4.a में इनको कैलकुलेट करने के बाद फोर्स इज इक्वल टू ए बी आपके सामने आ जाएगा। तो मसबात 4.8 इक्वेशन में दिया गया टॉर्क जो जिससे आपका जो एफ फोर्स एफ और एफ से पैदा होने वाला टॉर्क मालूम किया जा सकता है जिसका न्यूमेरिक फासला ए भी होगा। और इसमें क्या होता है कि किसी कपल का टॉर्क कपल की दोनों फोर्सेस में से एक फोर्स उनके दरमियान अमूदी फासला के हाथ से ज़रब से हासिल होता है जैसे कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। एक्विलिब्रियम में क्या होता है कि न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक कोई भी जिस्म अपनी जो रेस्ट हालत में या खत मुस्तकीम पर स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन में जारी रखता है अपनी मूवमेंट तो जब तक इस पर कोई रेजिडेंट फोर्स अमल ना करे। मिसाल के तौर पर मेज पर पड़ी हुई किताब या दीवार पर लटका हुआ फ्रेम रेस्ट में है। किताब का नीचे की जानब अमल करने वाला वजन मेज के ऊपर की जानब किताब पर किए जाने वाले अमल के रद्द अमल बराबर होता है जैसा कि शक्ल 4.26 में रस्सियों से लटकाई गई लकड़ी गीली लॉ का वजन डब्ल्यू है ये वाला और ये डब्ल्यू होता है। और इसमें क्या होता है कि आप यहाँ वजन डब्ल्यू गीली ऊपर खींचने वाली फोर्स F1 और F2 से बैलेंस हो रहा है। ऐसे अजसाम जो रेस्ट में होते हैं या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहे होते हैं इन पर अमल करने वाली रेजिडेंट फोर्स सिफर होती है। एक हवादार सड़क पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती हुई कार और हवा में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से उड़ता हुआ हवाई जहाज एक्विलिब्रियम की बहुत बड़ी मिसालें हैं। और इसको हम एक ऐसा जिस्म एक्विलिब्रियम में हालत में होता है अगर इस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे वो उसका एक्विलिब्रियम होता है। बस कोई भी जिस्म एक्विलिब्रियम में होता है अगर वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा हो तो ये आपका एक्विलिब्रियम कहलाता है। कंडीशंस ऑफ एक्विलिब्रियम की कुछ शर्तें होती हैं वो क्या है ऊपर दी गई मिसालों में
हम देखते हैं कि रेस्ट में पड़ा हुआ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत करता हुआ जिस्म इक्विलिब्रियम में होता है और इस पर अमल करने वाली जो रेजिडेंट फोर्स हो सिफर हो, जिस किसी जिस्म को इक्विलिब्रियम में होने के कुछ शराइत पूरी करना होती हैं। किसी जिस्म के इक्विलिब्रियम में होने की दो शराइत होती हैं। फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, पहली हर वो जिस्म जो इक्विलिब्रियम की पहली शराइत पर पूरा होता था अगर इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्ट सिफर होगा। फर्ज करें किसी जिस्म पर F1 F2 F3 यानी कि फोर्सेस अमल कर रही हूँ और F4 इस्तेमाल, ये सारी की सारी फोर्सेस उस पर अमल कर रही हूँ, तो उसका क्या होगा, वो उसमें ये वाली जो समेशन ऑफ फोर्स जो है ना इज इक्वल टू 0 होगा 4.9। तो इसमें क्या होगा कि अलामत जो है ना समेशन जो यूनानी हर्फ है इसे सिग्मा कहते हैं और ये जो सिग्मा एफ है इसमें जो ये जो मजमूआ ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसको कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो सिग्मा होता है मसबात 4.2 में इक्विलिब्रियम की पहली शर्त कहलाती है और ये जो आपकी पहली शक्ल कहलाती है। 4.9 जो है 4.9 कहाँ पे है वो आप सॉरी ये आपको जो है ना वो यहाँ पे जो कैलकुलेट करके आप सिग्मा लगा कर दिखाइए 4.9 आपका कहलाती है। तो इसके साथ साथ जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है कैन आल्सो बी स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ एक्स, और इसके साथ जो अलामत जिनका इक्विलिब्रियम की पहली जिसका अमल करने वाली फोर्सेस एक्स और वाई कंपोनेंट्स में इस तरह बयान किया जा सकता है F1 F2 F3 एक्स जमा एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा एफ एस इज इक्वल टू 0 और इस तरह सिग्मा एफ वाई जिनके इन तमाम को कैलकुलेट करके इज इक्वल टू 0 4.11 में इनको इस तरह शो किया जा सकता है। मेज पर पड़ी हुई किताब और दीवार पर लगा हुआ फ्रेम रेस्ट में है, यानी कि अब वो सुकून की हालत में है, इसलिए इक्विलिब्रियम की पहली शर्त जो आप कर रहे हैं छातादार यानी कि पैराट्रॉपर भी इक्विलिब्रियम की पहली शर्त पर पूरी करता है क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे आता है, इसलिए वो इक्विलिब्रियम में होता है। अब एग्जांपल है 4.5, इसमें कुछ आपको वैल्यूज दी गई हैं और चूंकि ये जो है ना वैल्यूज को हमने पुट करना है कहाँ पे, आपने मालूम करना है टेंशन इन द रॉड और इन द कॉर्ड, और ये आपने मालूम करनी है। और चूंकि ब्लॉक रेस्ट में इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के मुताबिक जो आपका सिग्मा एफ एक्स है इज इक्वल टू 0 और इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए इसमें जो आपने वैल्यू पुट करनी है तो आपका जो फर्स्ट डोरी में टेंशन की मकदार 10 न्यूटन यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। तो ये इसकी सारी की सारी शक्लें आपको अप्लाई की जाएंगी। सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम क्या होती है, उसमें इक्विलिब्रियम की पहली शर्त जिसमें जिस्म का इक्विलिब्रियम में यकीनी होना नहीं होता, जैसा कि नीचे देखिए मिसाल वाज़ेह है। फर्ज किए जिस्म को दो फोर्सेस F1 और F2 खींच रही हैं और 4.30 जो आपको शक्ल यहाँ पे दिखाई गई है, तो ये दोनों फोर्सेस मुसावी लेकिन एक दूसरे की सिमत में मुखालफत हैं, दोनों एक ही लाइन में अमल कर रही हैं, इसलिए इनका रेजोलेंट 0 है। और रेजोनेंट जो 0 है इसमें पहली शर्त के मुताबिक अब फोर्सेस की जगह तब्दील कर दीजिएगा तो 4.30 में भी दिखाया गया है। तो इसमें क्या होगा कि इस सूट में किसी जिस्म में जो इक्विलिब्रियम नहीं अगर इक्विलिब्रियम की पहली शर्त अब पूरी हो रही है, इसकी वजह ये इस सूट में किसी जिस्म पर घूमने पर माइल है, ये सूट इक्विलिब्रियम की पहली शर्त का किसी और शर्त का तकाजा करती है। इक्विलिब्रियम की वो दूसरी शर्त कहलाती है, इसके मुताबिक कोई भी जिस्म इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त पूरी करता है अगर इस पर अमल करने वाला रेजोनेंट टॉर्क 0 होगा, यानी कि अगर सिग्मा आर जो सिग्मा आर जो इज इक्वल टू 0 4.12 में जो दिखाया गया है, तो इन तमाम चीज़ों को इस तरह शो किया जा सकता है। सिग्मा पाई आर इज इक्वल टू 0, तो आप इन तमाम चीज़ों को शो कर सकते हैं जिसमें आपको जो है ना इक्विलिब्रियम की दूसरी जो शर्त है इस तरह पूरी की जा सके। 4.6 एग्जाम्पल है, सेम उसी तरह इक्विलिब्रियम की जो आपने दूसरी जो फार्मूला फाइंड किया उसको अप्लाई करना है और इस सोल्यूशन ऑलरेडी गिवन है और सोल्यूशन आपको करके दी गई है, तो इसको आप लर्न करके मेमोराइज कीजिए ताकि आपको पता चल सके कि इसमें क्या चीज़ें अप्लाई होती हैं। नेक्स्ट आपका स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम की जो हालतें होती हैं। इक्विलिब्रियम की 3 हालतें होती हैं। नंबर 1 आपकी जो है वो क़याम पज़ीर इक्विलिब्रियम, गैर क़याम पज़ीर और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यानी कि तीनों की तीनों यूनिट। स्टेबल इक्विलिब्रियम पहली होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जैसा कि शक्ल 4.33 में दिखाया गया है ये वाली, तो इसमें क्या होता है कि आप
एक्विलिब्रियम ए मेज़ पर पड़ी हुई किताब बी जब किताब के सिरे को थोड़ा सा उठाकर छोड़ा जाए तो वो पहली हालत में वापस आ जाती है। फर्ज कीजिए मेज़ पर एक किताब पड़ी है, इसके किनारे को थोड़ा सा ऊपर उठाएं जैसे कि शक्ल 4.30 में दिखाया गया है। जैसे ही उसे छोड़ा जाएगा ये पहली हालत में वापस आ जाएगी। किसी ऐसे जिस्म को हम क़याम पज़ीर एक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, यानी कि क़याम पज़ीर। अब थोड़ी सी आप बुक को उठाएंगे फिर नीचे छोड़ देंगे वो अपनी पुरानी हालत में आ जाएगी। इसको हम स्टेट एक्विलिब्रियम का नाम देते हैं और इसको हम यूं भी डिफाइन करते हैं, कोई भी जिस्म क़याम पज़ीर एक्विलिब्रियम कहलाता है जब एक थोड़ा सा उसको उठाकर छोड़ दिया जाए और वो अपनी पहली हालत में वापस आ जाए। जब कोई जिस्म क़याम पज़ीर एक्विलिब्रियम में होता है तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका पस्त तरीन मुकाम पर होता है। ऊपर उठाने पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बुलंद हो जाता है, अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे लाते हुए क़याम पज़ीर एक्विलिब्रियम की हालत में वापस आ जाता है। कोई भी जिस्म इस वक्त क़याम पज़ीर एक्विलिब्रियम में रहता है जब तक उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी बुनियाद यानी कि बेस के अंदर रहता है। नेक्स्ट आपका है शक्ल 4.34 में दिखाया गया एक ब्लॉक के मतलब सोचिए, ब्लॉक के एक किनारे को थोड़ा सा ऊपर उठाने से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी बुलंद हो जाता है, यानी कि उसका बुलंद जब हो जाता है अगर जी से गुजरने वाली अमूदी लाइन इस ऊपर उठाएगी हालत में उसकी बुनियाद के अंदर रहती है जैसा कि शक्ल 4.3 बी में दिखाया गया है। तो ब्लॉक अपनी पहली वाली पोजीशन पर वापस आ जाता है। ब्लॉक अपनी पहली पोजीशन पर वापस नहीं आता अगर तो जी से गुजरने वाली अमूदी लाइन उस पर उठाएगी है, इससे बाहर निकल जाती है जैसा कि शक्ल 4.3 रिपोर्ट सी में दिखाया गया है। ब्लॉक अपनी बुनियाद पर उल्ट करके एक्विलिब्रियम की नई पोजीशन में चला जाता है। यही वजह है कि गाड़ियों में सेंटर ऑफ ग्रेविटी की मुमकिन हद नीचे रखी जा सकती है जैसा कि शक्ल 4.34 में आपको दिखाया गया है। अब 34 और 34 में दिखाया गया। तो इस तरह जो है ना आप जो है ना इसके नीचे जो इसकी ग्रेविटी है मुमकिन आता है नीचे रखने के लिए इनके नीचे से बारी रखे जाते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे होना तो इसका तवाज़ुन बायस होता है। इस गाड़ियों की यानी कि आपकी जो गाड़ियों की बुनियाद यानी कि बेस पर फैलाव बड़ा रखता है ताकि मोड़ काटते हुए इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से गुजरने वाली अमूदी लाइन उसकी बुनियाद से बाहर ना निकल सके। तो इस तरह ये आपकी जनाब इसका क़याम पज़ीर एक्विलिब्रियम कहलाती है। नेक्स्ट है आपका अनस्टेबल, यानी कि गैर क़याम पज़ीर जो एक्विलिब्रियम होता है उसमें क्या होता है कि आप इसमें एक पेंसिल लें और इसकी नोक पर खड़ा करने की कोशिश करें जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। तो इससे क्या होता है कि जब भी आप इसे छोड़ेंगे तो ये अपनी नोक पर उल्ट कर जाएगी। ऐसे एक्विलिब्रियम को गैर पज़ीर एक्विलिब्रियम कहते हैं। गैर पज़ीर एक्विलिब्रियम जिस्म को सिर्फ लम्हे भर के लिए ही ठहराया जा सकता है, बस कोई भी जिस्म गैर पज़ीर एक्विलिब्रियम में नहीं ठहरता। अगर कोई जिस्म इंतहाई मामूली सा टेढ़ा करके छोड़ने पर पहली पोजीशन में वापस नहीं आता, ये गैर पज़ीर एक्विलिब्रियम कहलाता है, यानी कि अनस्टेबल एक्विलिब्रियम कहलाता है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रल। आपका एक्विलिब्रियम क्या होता है? न्यूट्रल एक्विलिब्रियम में आप क्या होता है कि इसमें एक ऐसी गेंद लें और इसे उफ़क़ी सतह पर आप हिलाएं जैसे कि ये आपको शक्ल में 4.37 में दिखाया गया है। गेंद को सतह पर हल्का सा छोड़ दें, ये अपनी नई पोजीशन पर ठहर जाएगी और वापस पहली पोजीशन पर नहीं आएगी। इसे न्यूट्रल एक्विलिब्रियम का नाम देते हैं, यानी कि ऐसा जिस्म अपनी पहली पोजीशन से हिलाने पर नई पोजीशन पर जाकर ठहर जाता है तो ये न्यूट्रल एक्विलिब्रियम की हालत कहलाता है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट ये आपका न्यूट्रल। नेक्स्ट स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ मास। इसमें क्या होता है कि जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, हम सीख चुके हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर से मतवाजन होने में एक अहम किरदार अदा करता है। अजसाम को मतवाजन रखने के लिए उनका सेंटर ऑफ मास यानी कि जिस कदर मुमकिन हो सके नहीं रखना चाहिए। यही वजह है कि रेसिंग कारें नीचे से बाहरी रखी जाती है और इनकी बुलंदी कम से कम रखी जाती है। सर्कस में रस्से पर चलने वाले फनकार एक लंबे रॉड की मदद से अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को नीचे लाता है। आइए चंद मिसालों का मुताला करते हैं जिनमें सेंटर ऑफ मास नीचे लाकर जिस्म अजसाम को मतवाजन बनाने में मदद मिलती है। ये अजसाम मिलाने पर अपने मतवाजन हालत में वापस आ जाते हैं। इनमें सेंटर ऑफ मास लटकाए जाने वाले मुकाम से अमूदन नीचे होता है। इस तरह इनका एक्विलिब्रियम मतवाजन हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो स्टेबल हो जाता है। और जैसा कि शक्ल 4.38 में दिखाया गया है और सारी की सारी उसमें चीज़ें शक्ल 4.3 में एक कॉक जो है ना कपड़े से सीने वाली सुई दिखाई गई है जो ऊपर हमने दिखाया है। तो इसमें क्या होता है कि कॉक पर काटने यानी कि फॉक्स लगाकर सुई नोक पर एक्विलिब्रियम में रखा गया है। काटने सेंटर कांटे सेंटर ऑफ मास को नीचे ले आ जाता है। शक्ल 4.39 में ये चीज़ें जो आपको दिखाई गई हैं। इसमें एक तोता दिखाया गया है, इसकी ज़ूम वज़नी बनाई गई है 4.39 बी में। और आपको जो है ना एक खिलौना दिखाया गया है जो टेढ़ा करने पर खुद ही सीधा हो जाता है। इसका गोल पेंदा औज़नी बनाया गया है जिनके वज़नी बनाया गया है और टेढ़ा करने पर इसका सेंटर ऑफ मास बुलंद हो जाता है, इसलिए ये वापस सीधा हो जाता है क्योंकि इस पोजीशन में इसका सेंटर ऑफ मास इंतहाई
नीचे होता है। जो स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ मास की जो पहली पोजीशन जिसको हम ने 4.38 में दिखाई गई है, उसको मैं आपको दोबारा उसका इमेज है आप शो करवाना चाह रहा हूँ, जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो ये आपका आपकी है जहाँ पे नोक पर मतवाजन की गई सुई है, और ये आपका स्टेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहलाती है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट ये था आपका यानी कि आपका जो फोर्सेस हैं जो अफेक्ट करती हैं आपके टर्निंग पॉइंट पे। ये समरी है, समरी में वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो आपके फार्मूलाज हैं, जो हम तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, और उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं इसमें। तो इसमें आपने स्टेबिलिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को हमने डिस्कस किया, इसके साथ साथ इक्विलिब्रियम कैम्पोजिट इक्विलिब्रियम गैर कैम्पोजिट इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को हमने डिस्कस किया, और इसके साथ साथ जनाब हमने इसमें इक्विलिब्रियम की शराइत को डिस्कस किया, यानी कि कंडीशन आज के कपल को डिस्कस किया, उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स किया, और बाकायदा शक्ल के पतले यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इर्रेगुलर स्पीड ऑफ थिन लेमिया को हमने डिस्कस किया। इसके साथ साथ जो है ना चंद अजसाम का सेंटर ऑफ ग्रेविटी की शक्ल के साथ रॉड के साथ हमने इसका मुआयदा किया, सेंटर ऑफ मास को डिस्कस किया। इस चैप्टर में हमने डियर स्टूडेंट मोमेंट्स यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मोमेंट्स को डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसको, रिजिड बॉडी है उसको डिस्कस किया, और हमने अमूर्ती कंपोनेंट्स यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है उसको हमने डिस्कस किया, जिसको अमूदी आप हेड टू टेल रूल को हमने डिस्कस किया, रेजिडेंट ऑफ फोर्सेस को डिस्कस किया। इसके साथ साथ लॉग लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस को हमने इसमें डिस्कस करके ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस के यूनिट 4 के लेक्चर्स के पार्ट 2 को हमने कंप्लीट किया। ये वही समरी है, और इसके शॉर्टकट पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप लर्न करके मेमोराइज कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इनहेंस कर सकते हैं। ये था आपके लेक्चर्स का पार्ट 4। ये क्वेश्चंस हैं इन्हीं चीज़ से रिलेटेड है, चूंकि A to Z पूरे का पूरा जो हमने चैप्टर इसको कंप्लीट किया है, हर चीज़ को डिस्कस किया, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी, तो इन तमाम चीज़ों को आप खुद सेल्फ ट्राई कर सकते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पे आपके गेस्ट पेपर भी डिस्कस किए जाएंगे, सेम प्रॉब्लम्स हैं, फार्मूले वही हैं जो हमने ऑलरेडी वहाँ पे जो एग्जाम्पल दी गई हैं उनको हमने पुट करके अप्लाई किया था, उन्हीं फार्मूलोज को इन तमाम प्रॉब्लम्स को समझते हुए अप्लाई करके आप इनको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो इसके साथ ही लेक्चर्स का इख्तिताम किया जाता है। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है और वो बारी भरकम फीसें अदा कर रहे हैं अकेडमीज में, प्राइवेट स्कूल्स में, उनसे गुजारिश है उनसे आप छुटकारा हासिल करें। सिर्फ आपके पास एक लैपटॉप, एक पीसी या आपके पास एक एंड्रॉइड या स्मार्टफोन होना चाहिए, चाहे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, और उसके साथ साथ तनवीर स्पीक चैनल को आपने सब्सक्राइब करने के बाद इन तमाम चीज़ों का आप घर में बैठ के इजीली स्टेप बाय स्टेप अपनी कैपेसिटी के मुताबिक पॉज करके स्लो करके, चूँकि पूरे का पूरा लेक्चर एज ए एक्सपर्ट हम इसमें तमाम की तमाम चीज़ें डाल रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपका 9th और 10th का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी इन तमाम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप उनको स्टॉप करके पॉज करके, तो आप इस तरह इन तमाम चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। तो इन लेक्चर्स को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को बताएं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर करके, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिएगा। जितना आप वॉच करेंगे मेरी भी हौसला अफजाई करी, तो मैं इस किस्म का लेक्चर रिकॉर्ड करके आपको अपलोड करता रहूँगा। इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। यूनिट 4 कंप्लीट हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज़।